Hello guys, welcome back to my channel ACT Easy Commerce Tips. Now today I will explain you chapter Nature and Significance of Management. This is the first chapter of Business Studies. Half of the chapter I was completed in video number first. Now this is the second video for this chapter, and now the topic is नेचर मैनेजमेंट एज अ साइंस. तो व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट एज अ साइंस? आप मैनेजमेंट एज अ साइंस से क्या समझते हो? मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ आर्ट, ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं? ठीक है, कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एज ए साइंस है, और मैनेजमेंट अगर एज ए साइंस है या फिर मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, ठीक है, तो साइंस का मतलब क्या होता है, आर्ट का मतलब क्या होता है? तो मैनेजमेंट एज एन साइंस, साइंस का मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, साइंस को कैसे मैनेज करा जाता है. और मैनेजमेंट और एक हमारा एंड साइंस, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है? ठीक है, इससे रिलेटेड हम बात करते हैं, या फिर मैनेजमेंट और आर्ट्स में क्या कंपैरिजन है, तो ये थोड़ा सा हम इस टॉपिक पर बात करेंगे. तो इससे रिलेटेड अगर हम सबसे पहले देखें कि क्या है कि लिखा हुआ है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. तो देखो, साइंस जो है वो हमारा सबसे पहली बात तो क्या है, प्रैक्टिकल चीज़ों पर बात करता है और एक्सपेरिमेंट्स पर डिपेंडेंट है. ठीक है, कभी भी ये थ्योरेटिकल नॉलेज या फिर कि काल्पनिक बातें या तो फिर क्या कहते हैं इलॉजिकल थिंग्स, ठीक है, उन पर डिपेंडेंट नहीं है. ये लॉजिक पर डिपेंडेंट है और एक्सपेरिमेंट्स पर डिपेंडेंट है. तो देखो, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि खुद की एक पूरी जानकारी है. दोनों में से मेरे कहने क्या मतलब है, क्या है कि यानी कि सबसे पहला फीचर जो होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये प्रेजेंट होता है दोनों में किसमें, मैनेजमेंट में भी और साइंस में. क्यों? क्योंकि दोनों के पास खुद की अपनी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. ठीक है, दोनों में अपनी अपनी नॉलेज है, चाहे भले ही वो हम बात करें साइंस की या फिर मैनेजमेंट की. ठीक है, दोनों में अवेलेबिलिटी होती है. ठीक है, हम और उन पर स्टडी कर पाते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि दोनों में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दोनों में होती है. तो फर्स्ट फीचर इज प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम, मैनेजमेंट इन साइंस एंड मैनेजमेंट ऑल्सो. नाउ दी इफ वी टॉक अबाउट दी नेक्स्ट सेकेंड फीचर, हम प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन की बात करें. जो ये फीचर है एक्सपेरिमेंट का, यानी कि साइंस के देखो जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो सबके सब एक्सपेरिमेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, टेस्टेड थ्रू द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि हम लगातार जब साइंस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर जो हमें रिजल्ट मिलता है उस पर हमारा साइंस डिपेंडेंट है. बट वहीं पर अगर हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करें तो वो डेवलप होते हैं, वो बनाए जाते हैं प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के थ्रू. ठीक है, किसके थ्रू? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, जब प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होता है. ठीक है, देखो, साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पर डिपेंडेंट है, और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशन पर डिपेंडेंट है. एक्सपेरिमेंट होता है, मानते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट के साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी करा जाता है. क्यों ऑब्जर्वेशन होता है? अलग अलग, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर. देखो, मैनेजमेंट जो डिपेंडेंट है वो फॉर्मूले पर नहीं डिपेंडेंट है, वो ह्यूमन के बिहेवियर्स पर डिपेंडेंट है. और एवरी ह्यूमन्स हैव अ बिहेवियर इज चेंज विद अदर. ठीक है, दूसरों के बिहेवियर से हर एक ह्यूमन का बिहेवियर चेंज होता है. इस वजह से साइंस का प्रिंसिपल और मैनेजमेंट का प्रिंसिपल मैच नहीं खा पाता है पूरी तरीके से. ठीक है, दोनों में एक्सपेरिमेंट होते हैं, बट से थोड़ी सी एक्टिविटी में चेंज हो जाता है. ठीक है, वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं साइंस के प्रिंसिपल्स, बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से चेंज हो जाया करते हैं. दैट्स वाई दिस फीचर इज़ अ पार्शली प्रेजेंटेड. इसी वजह से जो सेकेंड फीचर है साइंस और मैनेजमेंट का, वो दोनों आपस में पार्शली, यानी कि आधा मैच खाता है और आधा नहीं खाता है. कौन सा हिस्सा मैच खाता है? यानी कि दोनों में क्या कहते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, दोनों एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंडेंट है. बट अगर रिजल्ट्स की बात करें तो साइंस के रिजल्ट फिक्स्ड होते हैं, पर मैनेजमेंट के रिजल्ट चेंज हो जाते हैं एज पर दी चेंज बाय ह्यूमन. ठीक है, थर्ड फीचर है यूनिवर्सल वैलिडिटी. यूनिवर्सल वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो देखो, साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि भैया आप पूरे वर्ल्ड में या कहीं पर भी पास्ट ले लो, प्रेजेंट ले लो, फ्यूचर ले लो, आप साइंस के जो फॉर्मूले हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको अगर आप उसी फॉर्मूले के बिहाफ पर साइंस का यूज़ करोगे, वर्ल्ड पे कहीं भी करोगे, तो वो वैसे ही रहेंगे. ठीक है, कहीं पर भी आप फॉलो कर सकते हो उस साइंस के प्रिंसिपल्स को. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में वो फार्मूला लगाएंगे तो कुछ और बनेगा, और जापान में या इंडिया में कुछ वही फार्मूला लगाएंगे तो कुछ और बनेगा. ठीक है, बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है. मैनेजमेंट के अगर हम हिसाब से बोले तो मैनेजमेंट हैव टू बी मॉडिफाइंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. यानी कि मैनेजमेंट जो होता है वो हर जगह के हिसाब से, हर स्टेट, हर लोकेशन के हिसाब से चेंज हो जाया करता है. तो अगर हम यूनिवर्सल वैलिडिटी की अगर बात करें, साइंस इज फॉलोड इन अ यूनिवर्सल वैलिडिटी. वो हमेशा सब जगह सिमिलर रहता है,
पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देखिए सेम रहेगा, ठीक है। नाइट्रोजन को जैसे हमने क्या है वाटर पर मिला दिया तो क्या है कि वो पानी क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो चाहे हम पास्ट में मिलाएं, चाहे प्रेजेंट में मिलाएं, चाहे फ्यूचर में मिलाएं, पानी तो ठंडा जीवन भर होगा, ठीक है, होता ही रहेगा, वही फॉर्मूला ही है उसका और कुछ चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट एज पर देयर रिक्वायरमेंट खुद को चेंज कर लिया करता है, यही है दोनों में चेंज। सो ये जो फीचर है, सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सो साइंस का और मैनेजमेंट का जो लास्ट फीचर है यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये दोनों आपस में मैच नहीं करते। तो इट मीन्स अगर हम कंपैरिजन की बात करें बोथ ऑफ देम में, तो फर्स्ट फीचर इज मैच्ड ओनली एंड सेकंड फीचर इज अ पार्शली मैच्ड एंड थर्ड फीचर इज कैन नॉट मैच्ड। नाउ अगर अब हम बात करें मैनेजमेंट एज एन आर्ट की, तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट ही है। आर्ट्स में हम बेसिकली पढ़ते क्या है, आर्ट्स में हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। तो देखो थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों में होती है, चाहे वो हमारी मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आर्ट से रिलेटेड हो, और चाहे साइंस से रिलेटेड हो। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। अगर हम थ्योरेटिकल नॉलेज की बात करें, सिस्टमैटिक नॉलेज जो मिलती है वो हमें आर्ट्स और मैनेजमेंट में दोनों मिलती है। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये जो फर्स्ट फीचर है आर्ट्स और मैनेजमेंट का, ये पूरी तरीके से मैच खाता है। सो फर्स्ट फीचर इज अ प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम, ठीक है। जो हमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मिलती है आर्ट्स में भी और मैनेजमेंट में भी, तो वो कैसे मिलती है, हमें अलग अलग बुक्स में मिलती है, ठीक है, ऑन डिफरेंट रेंजेस और अवेलेबल इन म्यूज़िक। जो हमारी बॉडी ऑफ नॉलेज है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वो हमारी आर्ट्स और कॉमर्स दोनों में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्ट्स एंड कॉमर्स में क्या मैचअप होता है, सेकंड फीचर जो है हमारा वो है फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सो सेकंड जो फीचर है ये भी हमारा आर्ट का मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसे है देखो, इस पर क्या लिखा हुआ, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ, द आर्टिस्ट हैव अ पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिव अप्लाई दैट नॉलेज। यानी कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होनी ज़रूरी नहीं है, जो भी इंसान है, आर्टिस्ट है, जिसके अंदर कला है, उसको थोड़ा सा स्किल्ड होना और क्रिएटिव होना ज़रूरी है। सेम उसी तरीके से जैसे कि मैनेजमेंट में जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर के काम नहीं करते, वो क्या करते हैं, थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के साथ साथ उनकी एफिशिएंसी भी डिपेंड करती है काम करने की, ठीक है। वो खुद की स्किल से, पर्सनल स्किल से, क्रिएटिविटी से अपने काम को पूरा करते हैं। तो मैनेजर्स हो चाहे कोई आर्टिस्ट हो, दोनों काम पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन से करते हैं। दैट्स व्हाई सेकंड फीचर इज आल्सो प्रेजेंट इन बोथ art and management also. Now the third feature is based on a practice and creativity. So basically yes, this feature is also present in both of them, arts as well as management, because चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, जैसे कि कोई म्यूज़िक सिंगर है या फिर कोई फ्लूट बजाने वाला है, तो वो उसकी उसमें स्किल है, उसकी क्रिएटिविटी है, तो वो लगातार उस पर क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। प्रैक्टिस आर्टिस्ट है देयर परफेक्शन, यानी कि जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेगा वो अपने काम में उतना ज़्यादा परफेक्शन होगा। सेम उसी तरीके से जिस तरीके एक्सपीरियंस मैनेजर हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव देयर मैनेजरियल स्किल एंड एफिशिएंसी, यानी कि जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी स्किल को, काम करने की कार्यकुशलता को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्रॉपर उस पर क्या करेंगे, जब लर्न करेंगे, अपनी स्किल को बढ़ाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। सो दोनों, चाहे वो आर्ट हो या मैनेजमेंट हो, दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम, ठीक है। नाउ अब अगर हम नेक्स्ट बात करें मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, सो मैनेजमेंट को अगर हम प्रोफेशन से अगर कंपेयर करते हैं तो क्या होगा। तो देखो प्रोफेशन की अगर हम बात करें, सो प्रोफेशन क्या होता है, सबसे पहले देखो इस पर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि देखो प्रोफेशन से रिलेटेड जो जुड़े हुए लोग होते हैं, जैसे कि सीए, डॉक्टर, लॉयर, ठीक है। सो ये सब जो लोग होते हैं ये प्रोफेशन से रिलेटेड लोग होते हैं, इनके पास अपनी वेल डिफाइंड नॉलेज होती है, अपनी नॉलेज के बिहाफ में ये स्टडी करते हैं और अपने वर्कों को कंप्लीट करते हैं, तो ठीक है। तो सेम उसी तरीके से मैनेजमेंट भी होता है। सो फर्स्ट फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट ऑल्सो। देखो दोनों में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कि देखो प्रोफेशन में क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, हर कोई एंट्री नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि अगर किसी को सीए या क्या कहते हैं डॉक्टर या लॉयर कुछ भी बनना है अगर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक अपनी प्रॉपर जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट करने के बाद ही वो इतना लायबल हो पाएगा कि वो उस क्या कहते हैं प्रोफेशन में एंट्री ले पाएगा। सो हर कोई प्रोफेशन में एंट्री नहीं ले पाता, उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, प्रॉपर डिग्री लेनी पड़ती है। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज़ अ प्रेजेंस, सो
presently this feature is a profession is present in a management, soon it will be included in a स्टेचुटरी बैकिंग। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जो सेकंड फीचर है ये हमारा मैनेजमेंट में फॉलो होता है, बट बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं होता है। फ्यूचर कोई देख के नहीं आया, फ्यूचर में शायद से हो सकता है आगे आने वाले समय पर कंपनियां ये कहने लगें कि हम सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर या मैनेजमेंट संभालने वाले उन्हीं लोगों को रखेंगे जिन्होंने कॉमर्स ले रखी है। बाकी अभी आज तक ऐसा कभी कुछ आया नहीं है कि मैनेजमेंट के को फॉलो करने के लिए एक स्पेसिफाइड डिग्री रखी गई हो कि वो मस्ट आपके पास होनी ज़रूरी है, तभी आप मैनेजमेंट से रिलेटेड काम कर पाएंगे। अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, फ्यूचर का कुछ पता नहीं। नाउ अगर हम थर्ड की बात करें, प्रेजेंस ऑफ अ प्रोफेशनल एसोसिएशन। सो profession social assistants are the established a very professional has to be a registered by the provision before practicing and profession। यानी कि देखिए इसके लिए क्या है कि प्रॉपर एक प्रोफेशन से रिलेटेड क्या मिलता है, रजिस्टर्ड होना पड़ता है, प्रैक्टिस लेनी पड़ती है डॉक्टर वगैरह बनने के लिए। और लॉयर्स को क्या होता है कि जैसे कि उन्हें डॉक्टर्स हैव टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड विद द मेडिकल काउंसिल एंड लॉयर्स हैव टू बी काउंसिल ऑफ इंडिया। इस तरीके से देखो जो प्रोफेशन के लोग होते हैं उनको खुद को क्या कराना पड़ता है, उनको रजिस्टर्ड खुद को कराना पड़ता है। बट मैनेजमेंट को संभालने के लिए मैनेजर्स को क्या कहीं से खुद को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है क्या? सो इन केस ऑफ मैनेजमेंट वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशन आर सेटअप फॉर द नेशनल इंटरनेशनल लेवल विच हैव सम मेंबरशिप एंड द एथिकल कोड, फॉर एग्जांपल AIMA इन न्यू दिल्ली। यानी कि देखो मैनेजमेंट को संभालने के लिए भी ये इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं जो कि लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाते हैं, ठीक है। बट लीगली इट इज़ नॉट अ कंपलसरी। यानी कि मैनेजर बनने के लिए आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है कि आप आकर के जब रजिस्ट्रेशन अपना कराओगे तभी आप लायबल माने जाओगे कि आप मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से संभाल सकते हो। सो दिस फीचर इज़ अ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये मानते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखो ये सर्विस मोटिव के लिए होते हैं, इतने फीचर्स हमारे समझने के लिए काफ़ी हैं, ठीक है। ये सर्विस मोटिव के लिए होते हैं हमारे एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, यानी कि जो जितने भी प्रोफेशन से रिलेटेड लोग होते हैं वो खुद के एथिकल कोड कंडक्ट्स को जो उनके जो जहाँ से वो खुद को अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं उन्हीं के थ्रू बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। और वहीं पर जो मैनेजर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हुए जो मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA हैज़ डिसाइड टू द कोड कंडक्ट द इंडियन मैनेजमेंट बट इज लीगली नॉट कंपलसरी। यानी कि मैनेजर जो है उन्हीं के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैनेजमेंट को संभालने के लिए जो मैनेजमेंट एसोसिएशन बने हुए हैं वैसे तो बने हुए हैं, बट उनको फॉलो करना कोई बहुत ज़्यादा अभी कंपलसरी नहीं हुआ है कि उन्हीं का एथिकल कोड एंड कंडक्ट सभी मैनेजर्स मैनेजमेंट को संभालने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। डेट नाउ डिफरेंस बिटवीन द या फिर हाउ मच फीचर्स आर प्रेजेंटेड इन साइंस, ठीक है, एंड आर्ट एंड प्रोफेशन, ठीक है। अगर इन तीनों की अगर हम बात करें कि कितने फीचर्स आपस में मैच खाते हैं तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक पर बात करी है। नेक्स्ट अपना टॉपिक जो होगा वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सो आगे देखते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे होता है। सो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो देखिए कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए जाते हैं। यानी कि एक कोई भी कंपनी है उसमें जो लेवल्स बनाए जाते हैं लोगों के अलग अलग, जिस पे टॉप लेवल जो होता है वो अलग होता है, लो लेवल जो होता है वो अलग होता है, मिडिल लेवल जो होता है वो अलग होता है, लो लेवल जो होता है वो अलग होता है। सो जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाया जाता है वो किस तरीके से वर्क करता है, इसमें कौन से लोग रिलेट करते हैं जो टॉप में आते हैं, कौन से वो लोग होते हैं जो रिलेट करते हैं मिडिल से, कौन से वो लोग होते हैं जो लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए कोई भी अगर कंपनी है, ठीक है, सो जो टॉप लेवल पर लोग होते हैं वो ओनर्स आते हैं बेसिकली हमारे, कि वो हमारे ओनर्स होते हैं। और मिडिल पर जो लोग आते हैं वो हमारे लिए मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। मैनेजर्स के बाद जो लो लेवल से रिलेटेड जो लोग आते हैं वो किससे रिलेट करते हैं, वो एम्प्लॉइज से रिलेट करते हैं, ठीक है। सबका काम अलग अलग होता है। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, CEO हैं, CFO हैं, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल मैनेजर हैं। और अगर हम मिडिल मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करें तो यहाँ सभी तरीके के मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। किस किस तरीके के मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि अपने परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर। नाउ दीज ऑल आर द मैनेजर्स आर रिलेट फ्रॉम द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो यहाँ पर हमारे सुपरवाइजर होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, फॉरमैन होते हैं जो एम्प्लॉइज़ पर नज़र रखते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो वही देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है यार कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग हैं जो किस किस लेवल पर काम करते हैं, ठीक है।
ये रहे हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में वो लोग, इनका नाम जरूर याद कर लेना, ठीक है। वो कौन कौन से लोग हैं जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, कि ये क्या करते हैं कि टॉप फॉर्मेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे प्लान एंड पॉलिसीज बनाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लोग, ये जितने भी लोग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान एंड पॉलिसी जो भी बनानी होती है यही लोग बनाते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कि ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू स्टार्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिज़ाइन द कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, ठीक है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, किस तरीके से नहीं चलेगा, ठीक है। एंड डू नॉट बिलोंग टू द डिपेंड ऑन अ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, सबका एक अलग अलग एक डिपार्टमेंट होता है, जनरल मैनेजर का, वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का, सबका अलग अलग एक डिपार्टमेंट होता है। वहीं पर अगर हम बात करें मिडिल लेवल ऑफ लेवल की, तो मिडिल लेवल का मेन काम क्या होता है कि यहाँ पर भी सबके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर का अलग होगा, सेल्स मैनेजर का अलग होगा, परचेज मैनेजर का अलग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर डिवीज़न हेड, प्लांट हेड, ब्रांच हेड, ठीक है, रीजन हेड, यानी कि इस तरीके से सब चीज़ों का एक हेड बनाया जाता है, लीडर होते हैं यहाँ पर, और सभी तरीके के मैनेजर्स बिलोंग करते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से। अगर हम सुपरवाइजरी लेवल से अगर बात करें, लो लेवल से, तो यहाँ पर सुपरवाइजर और सुपरिटेंडेंट आते हैं जो एम्प्लॉयज़ पर नज़र रखते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से नहीं कर रहे हैं। कह रहा था सॉरी, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हमारा 5 तरीके के फंक्शन है। सबसे पहला होता है हमारा प्लानिंग। क्या होता है? प्लानिंग फंक्शन, ठीक है। प्लानिंग फंक्शन के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, फिर आता है स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। नाउ दीज ऑल आर द 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें 5 में से सबसे पहला है हमारा प्लानिंग। तो देखो, बिना प्लान को शुरू करें हम कोई भी काम कर ही नहीं सकते हैं। पहले किसी भी काम को कंपनी को सेटअप करने के लिए प्रॉपर प्लान चाहिए, जो कि बनाता कौन है? CEO, CFO, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। द पीपल हु आर बिलोंग्स फ्रॉम द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर मेकिंग द प्लान एंड पॉलिसीज़, यानी कि जो टॉप लेवल के जो लोग होते हैं वो प्लान एंड पॉलिसी पर ध्यान देते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना है, और क्या काम कब कैसे क्या करना है। इस तरीके के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन टॉप लेवल ऑफ के मैनेजमेंट के लोग प्लानिंग फंक्शन में ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी सेकंड फंक्शन जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या होता है कि जो भी प्लान करी गई चीज़ें हैं उनको एक जगह पर ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, उनको एक जगह पर ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना, कैपिटल एम्प्लॉयड लगाना, लेबर लगाना, मशीन लाना, ठीक है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना, उनकी वर्किंग कंडीशन बताना। सो दीज ऑल टॉपिक्स आर रिलेट फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, ठीक है। देखो, इसमें सब यूनिट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, नीडेड, हाउ मच डिज़ाइनिंग आर नीडेड, ठीक है, फ्रेमवर्क, हाउ मेनी, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क, कौन क्या काम करेगा, ठीक है, और प्लान को एग्जीक्यूट कराना, जो प्लान करा था उसके अनुसार काम करना, ये सब हमारा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में ही आता है, ठीक है। नाउ द थर्ड फंक्शन इज अ स्टाफिंग फंक्शन। अगर हम स्टाफिंग फंक्शन की अगर हम बात करें, तो स्टाफिंग फंक्शन में क्या होता है? स्टाफिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिस पर हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़, जब हमने जो प्लान करा है उस प्लान को करने के लिए चीज़ों को एक जगह पे जब ऑर्गेनाइज कर लिया, अब हमें ज़रूरत है कि एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना और हायर करना। सो अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़ एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि जैसे हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी तो हम उसी तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे। अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़, असाइनिंग देम ड्यूटीज़, मेंटेनिंग कोऑर्डिनल रिलेशन, यानी कि हमें स्टाफिंग फंक्शन में क्या करना है? अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है, असाइन करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये सब करके हम क्या करते हैं ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करके उनसे काम करवा सकें। डायरेक्टिंग फंक्शन में हम क्या सीखते हैं कि हमने जिन एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट किया है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उनको मोटिवेट करना, उनको सुपरवाइजिंग करना कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनमें कम्युनिकेशन लाना, उनसे प्रॉपर बातचीत करते रहना, उनको मोटिवेशन करना, लीडरशिप देना, ये सब डायरेक्टिंग फंक्शन का काम होता है, ठीक है। सो पहले प्लान करना, फिर चीज़ों को एक जगह पर ऑर्गेनाइज करना, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ को हायर करना, सेलेक्ट करना, और क्या कहते हैं, उनकी स्किल, उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस, उनकी एजुकेशन के बिहाफ पर उनको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद उनको ट्रेनिंग देना। फिर उसके बाद आता है कंट्रोलिंग फंक्शन, जहाँ पर हम ये सीखते हैं कि हमारी प्लान करी हुई परफॉर्मेंस को हम मैच करते हैं अपनी जो हमारा रिज़ल्ट आया है, ठीक है, यानी कि जो हमने प्लान करा था चीज़ों को, उस प्लान करी हुई चीज़ के अनुसार हम प्रॉपर अपने उसी रिज़ल्ट पर पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए हैं, ये बात हमें बताता कौन है? ये बात हमें प्लानिंग फंक्शन बताता है। तो प्लानिंग फंक्शन हमें क्या बताता है कि जो हमने प्लान करा था वो प्लान
से हम क्या करते हैं, अपना कंट्रोलिंग फंक्शन के थ्रू कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके क्या देखते हैं कि प्लान और कंट्रोलिंग जो हमने करा था वो इक्वल है कि नहीं है, यानी कि हम जिस नतीजे पर पहुंचना चाहते थे प्रॉपर प्लानिंग करके वो सही से हमारा काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो प्लान किया था उसी के अनुसार काम हुआ है? हमें तब पता चलेगा जब हम प्लानिंग फंक्शन का कंपेयर करेंगे कंट्रोलिंग फंक्शन से। नाउ दीज ऑल आर द 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द कोऑर्डिनेशन।